हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव बैकग्राउंड। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारी यूनिट फर्स्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम जो इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जो क्वेश्चंस है या बुक के जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म क्लोज लूप? आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, नेवर फॉर्म क्लोज लूप। क्यों नहीं बनाती है? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर, हमारे पास में कोई भी कंडक्टर होता है ना, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती। इट मीन्स एग्जिस्ट नहीं करती तो आपकी जिस पॉइंट से स्टार्ट होगी तो वापस अंदर से होकर उसी पॉइंट में नहीं आ पाएगी। इट मीन्स आपकी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी वो। ठीक है, तो आपका आंसर देख लो, यहाँ पे क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। ठीक है डिविशन, तो आपको शायद जहाँ तक है पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर? ये आ गया, ये भी आपके इलेक्ट्रिक लाइंस का प्रॉपर्टी का इक्वेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट क्यों नहीं करती या इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। तो आपको पता है, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन हो जाएगी, या वहाँ पे आपका टेंजेंट जो आप ड्रॉ करोगे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, तो वहाँ पे दो डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आपका कोई भी इंडिविजुअल पॉइंट होता है उसके ऊपर ओनली एक ही रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, तो आपका आंसर आप यहाँ कुछ चेक कर सकते हैं, लिखा हुआ है एज इट इज जैसा मैंने बताया। ठीक है, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, सो लाइन्स ऑफ फोर्सेज नेवर क्रॉस ईच अदर। राइट, आपको समझ में आ गया होगा। अगर सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमारे पास में क्रॉस करती है या इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगी या दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या आपका? वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज एवरी पॉइंट, गिव रीजन। थोड़ा बच्चों ये क्वेश्चन में है, थोड़ा सा आपका क्या मिस्टेक है, ये कह रहा है वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इनसाइड, नहीं, एट द सरफेस ऑफ द चार्ज एवरी पॉइंट। ये कह रहा है, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है? वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज एवरी पॉइंट, गिव रीजन। एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, राइट। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेज एक्सल लेटरली प्रेशर ऑन द लाइक प्रेजेंट। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये कहना जा रहा है कि हाँ, आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से होती है ना, वो सब जगह से नॉर्मली क्यों होती है, ये यूँ कहना चाह रहा है डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर एवरीवन नॉर्मली क्यों होती है? देखो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो आपका कंडक्टर के इनसाइड जीरो होता है। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो आपके सरफेस पे होती है वो दूर दूर की होती है। यहाँ पे क्वेश्चन शायद स्प्रेड का ही है कि वो जो सरफेस पे दूर दूर की होती है, तो आपको पता होना चाहिए। मान लो मैंने इस पूरे सरफेस को पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ से जैसे ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो वो क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है। रिपेल करने की वजह से वो सरफेस पे क्या हो जाती है, फैल जाती है। इस तरह से निकलेगी परपेंडिकुलर आपकी, बट क्या हो जाती है, वो स्प्रेड आउट हो जाती है, लेटरली प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है, इट मीन्स उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, इसलिए वो आपकी स्प्रेड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस D अपार्ट ए सोन इन फिगर। जैसा कि यहाँ फिगर में दिया हुआ Q1 एंड Q2 आपके D डिस्टेंस पे अपार्ट है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो एट द पॉइंट P ऑन द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग देम एज सोन, राइट टू कंक्लूजन दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो ये कह रहा है कि आपको दो कंक्लूजन निकालना है। देखो चीज, एक बच्चों एक बार एक चीज ध्यान रखना, जब आपके दोनों चार्जेज सेम नेचर के होंगे तब हमेशा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो का होता है, मिड में कहीं ना कहीं होता है। पहली चीज़ तो ये पता होनी चाहिए। बट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट कहाँ जीरो दिया है? पी पे, आउटसाइड दिया है। तो इट मीन्स पहली चीज़ तो ये पता लगी कि दोनों जो चार्ज हैं आपके अपोजिट नेचर के हैं। ये चीज़ ध्यान रखना डियर स्टूडेंट्स, दोनों चार्ज के आपके अपोजिट नेचर के हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पी इस Q2 की तरफ है, और Q2 यहाँ पर है ना लेस है किससे? Q1 से। एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है हमें, Q2 का जो मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स वो Q1 से लेस है। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना, उससे उतना ही दूर मिलता है। तो न्यूट्रल पॉइंट आपका Q1 से बहुत फार है। इट मीन्स Q1 का मैग्नीट्यूड डियर स्टूडेंट्स क्या है?
Q2 से ग्रेटर है, और यहाँ दोनों की जो नेचर हो कैसी है, अपोजिट है, दोनों नेचर के अंदर आपके अपोजिट है। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, आंसर देखे आए। द टू चार्ज पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 शुड बी ऑफ अपोजिट नेचर। बिल्कुल, अगर सेम नेचर के रहेंगे तो आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो अंदर आप बाहर की तरफ नहीं मिलेगी, आपको इन साइड मिलेगी, इन दोनों लाइनों को, दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के इन साइड कहीं ना कहीं मिलेगी, बट आउटसाइड मिल रही है, इसका मतलब दोनों की नेचर कैसी है, अपोजिट। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 मस्ट बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। देखो Q2 से मैग्नीट्यूड किसका ग्रेटर है, Q1 का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। Define dipole moment of an electric dipole. It is scalar quantity और वेक्टर क्वांटिटी। देखो डिस्टेंस डाइपोल मोमेंट ये तो पता है हमें क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये तो हमें पता ही है। दूसरा डाइपोल मोमेंट क्या होता है आपका, आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसमें से कोई आइदर चार्ज, आइदर मीन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स चार्ज एंड द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड इट इज डिनोटेड बाई पी एंड इट्स यूनिट इज कूलम्ब मीटर। ये आपको फॉर्मूला पता ही होगा, इसको पी वेक्टर से डिनोट करते हैं। आइदर चार्ज, दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। और एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन किधर होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ ए प्लॉट showing the variation of electric field with distance r due to a point charge। देखो डिस्टेंस पॉइंट चार्ज की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वेयर के इज प्रपोर्शनिटी कॉन्स्टेंट 1/4 पाइप, 1/4 पाइप नोट वैल्यू होती है ना इसकी वैक्यूम में। चलो उसको छोड़ो आप, तो यहाँ देखो डिस्टेंस के लिए बोला है, तो डिस्टेंस आपको पता लग रहा है कैसे हो रहा है, स्क्वायर के इन्वर्सली है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रपोज। इट मीन्स आपका ग्राफ सिंपल सा बन गया होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आर, यहाँ ई बनाओ, ये लो आपका स्पेरिकली येलो ग्राफ बन गया आपका। ठीक है, तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हो, फॉर्मूला में पता होना ही चाहिए, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ए प्रोटोन इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग द पोजीशन एक्स एक्सिस। यहाँ क्या बोला, एक प्रोटोन है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से मान लो, आप कंसिडर कर लो ये हमारा कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे हमने किसी प्रोटोन को रख दिया। इन विच डायरेक्शन विल इट टेंस टू मूव, सिंपल सी डिस्टेंस। प्रोटोन का एक पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली यहाँ आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। तो प्रोटोन विल टेंस टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखते तो डी स्टूडेंट्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्या करता, मूव करता। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा फोर्स लगेगा क्यू ई वेक्टर, एंड नेगेटिव चार्ज पे आपके फोर्स लगता है माइनस क्यू ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उस पर डायरेक्शन आपका जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में ही लगेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8। इन विच ओरिएंटेशन ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन स्टेबल, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम। देखो डियर स्टूडेंट, आपके डाइपोल के 3 पोजीशंस होती है। एक तो होता है जैसे मान लो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी है पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में। अगर आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, ठीक है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा। अब जैसे ही डिस्टेंस में ध्यान रखना, आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस देते हो तो वापस डाइपोल यहीं अपनी पोजीशन पे आएगा। इसको तो बोलते हैं स्टेबल पोजीशन। कौन से एंगल पे, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। जब आपका डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, तब आपके डाइपोल की जो सिचुएशन होती है, ओरिएंटेशन होता है, उसको बोलते हैं स्टेबल। अगर आपका डाइपोल 180 डिग्री पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और आपका डाइपोल ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, देखो पी वेक्टर किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में पी हो गया, और ये एंगल हो गया आपका 180 डिग्री। अब क्या होगा, अगर आप डाइपोल को हल्का सा डिस्प्लेस देते हो
तो ये प्लस क्यू इधर मूव कर जाएगा और माइनस क्यू इधर मूव कर जाएगा। इट मीन्स आपका पहले स्टेबल तो था, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब ये परमानेंटली स्टेबल नहीं था, ये अनस्टेबल कंडीशन थी। वैसे स्टेबल था जब ये 180 पे था, लेकिन हल्का सा हम जब इसको डिस्प्लेस कर देते तो ये वापस 0 डिग्री एंगल पे आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके अनस्टेबल हो गए। तो ये चीज़ ध्यान, ये जब आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है 0 डिग्री, तब उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और वैन जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो इसको बोलते हैं डाइपोल का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे तो नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, जब हम वर्क डन वगैरह करेंगे ना, तब वहाँ पे आएगा। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल चार्जेज सेपरेटेड बाय 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। देखो स्टूडेंट्स क्या दिया है, वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर आपके दो इक्वल पॉइंट चार्जेज है और उनको किस डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये मान लो आपका Q1 है, ये मतलब Q मान लो, और इसको भी हम Q कंसिडर कर लेते हैं। और इनके बीच फोर्स कितना लग रहा है, 8 न्यूटन। फिर क्या कहा जा रहा है, वाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय देम इफ दे आर हेल्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस। अब इस पूरे सिस्टम को एज इट इज उठा के हम वाटर के अंदर, अब वाटर का मैंने आप लोगों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया था कितना होता है प्योर वाटर के लिए, 80। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पता लग ही गया होगा, ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गया। सर जैसे ही हम किसी 2 पॉइंट चार्जेज का जो सिस्टम होता है उसको हम डिस्टेंस को सेम रखते हुए किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में प्लेस कर देते हैं, तो जितना हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उस फैक्टर से वो फोर्स रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, एफ एयर या वैक्यूम बोल दो डिवाइडेड बाई एफ मीडियम इज इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हमारा 80, और एफ वैक्यूम या एयर में फोर्स कितना था 80, तो एफ वाटर में कितना हो जाएगा डिस्टेंस 1/10। ये देखो 1/10 न्यूटन। इट मीन्स पहले हमारे पास फोर्स 8 न्यूटन था, और इस बार फोर्स हमारे पास में आ रहा है ओनली 0.1 न्यूटन। ये लो डिस्टेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है। इट मीन्स हमारा फोर्स 180 टाइम्स, सॉरी 80 टाइम्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो 8 का 80 टाइम रिड्यूस करोगे तो कितना आएगा डिस्टेंस, 0.1 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A metallic sphere is placed in a uniform electric field as shown in figure। हमारे पास में एक मेटालिक स्पेयर दिया हुआ है और इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। ठीक है, विच पाथ इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वाई। देखो चार टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना सही तरह से फॉलो कर रही है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि आपका कोई भी कंडक्टर होता है डिएक्शन, उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी पास नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड क्या होती है कंडक्टर के, जीरो। इट मीन्स ए बी और सी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए डिस्टेंस। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा कंडक्टर, आपका जो भी कोई चार्ज कंडक्टर होता है या कोई चार्ज सरफेस होता है उसकी हमेशा परपेंडिकुलर ओरिजिनेट होती है या परपेंडिकुलर आपकी टर्मिनेट होती है। तो यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर तो लाइनें सभी है, बट ये तीन लाइनें कंडक्टर के इनसाइड पास हो रही है, तो ये तीनों गलत हो गया। आपका डी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, डी वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या रहेगी, आपके सही तरह से फॉलो करने वाली लाइन रहेगी। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा डी। ये देखो पाथ डी इज फॉलोड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डी स्टूडेंट्स क्या है, पॉइंट आउट राइट और रॉन्ग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The mutual forces between two charges do not get affected by the presence of other charges। देखो डेट से गुलाम का फॉर्मूला क्या कहता है कि दो चार्ज की भी जो आपका फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक, ओनली डिपेंड करता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के परपेंडिकुलर और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इट मीन्स यहाँ पे थर्ड चार्ज का तो कोई मीन ही नहीं है। अगर आपके पास में दो चार्ज के बिटवीन 8 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो वो परमानेंटली 8 रहेगा, चाहे आप वहाँ पे उस सिस्टम के नियर बाय कोई थर्ड चार्ज आप ला के रख दो। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट क्या आपका सही है। राइट, बिकॉज द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। बिल्कुल ये सही बात है। और इनडिपेंडेंट होता है आपका अदर चार्ज के, उस पर कोई डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ए डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P इज प्रेजेंट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। राइट द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन P एंड E
फॉर विच द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द डायपोल इज मिनिमम। देखो डियर स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ कह रहा है आपके पास में कोई डायपोल है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। तो ये कह रहा है कि वो डायपोल आपका मिनिमम टॉर्क कब एक्सपीरियंस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपके डायपोल जो होता है उसका उसके ऊपर जो टॉर्क लगता है उसका फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड में। अब आप खुद ही चेक कर सकते हो, पी तो जीरो होगा नहीं, ई भी यहाँ पे जीरो है नहीं, वो डिपेंड कर रहा है सिचुएशन पे, थीटा पे। तो आप खुद देख लो डिस्टेंस, अगर ये जीरो हो गया तो टॉर्क भी आपका मिनिमम हो गया। और साइन थीटा की वैल्यू जीरो किस किस पे होती है, 0 और 180 डिग्री पे। 0 डिग्री होती है आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड 180 डिग्री होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे दो कंडीशन रहेगी, थीटा इक्वल्स टू 0 एंड 180 डिग्री। इन दोनों कंडीशंस पे ही आपका जो डायपोल का टॉर्क है, डायपोल पे जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है आपका डायपोल, वो कितना रहेगा, मिनिमम, और कितना, जीरो। ठीक है डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो डिस्टेंस क्या है हमारे पास में। Two small identical dipoles AB and CD, each of dipole moment P are kept at angle of 120 degree as। देखो डियर स्टूडेंट यहाँ क्या दिया हुआ है, हमारे पास में दो डाइपोल है। एक तो आपको ये नज़र आ रहा होगा, एक आपको ये नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और दोनों इस तरह से प्लेस है कि उनके बीच एंगल कितना है, 120 डिग्री। अब 120 डिग्री क्या चीज़ है वो ध्यान रखना डिस्टेंस, वो एंगल किसके बीच, वो है दोनों के डायपोल मोमेंट्स के बीच। देखो फर्स्ट वाले का डायपोल मोमेंट किधर हो गया, -q2 + q। सेकंड वाला किधर हो गया, -q2 + q। ये रहा 180 डिग्री, देखो डोस्ट दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, फिर ये क्या करना चाह रहा है, देखो सोन इन द फिगर, व्हाट इज द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इफ द सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर दी हुई डिस्टेंस, एक्स के डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट, पहले तो डायपोल मोमेंट निकालना है, आफ्टर देन हमें टॉर्क निकालना है। क्योंकि टॉर्क जो निकलेगा डिस्टेंस वो क्या निकलेगा, पी रिजल्टेंट इनटू ई, और क्या आएगा, साइन थीटा। तो सबसे पहले हमारे पास में यही चीज़ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रिजल्टेंट है ही, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा। डाइ आपका जो मोमेंट है डायपोल मोमेंट, वो तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि उसका तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। अब रिजल्टेंट कैसे निकालना है, देखो सिंपल सा है। पहला आपका है वो है P1। ठीक है डिस्टेंस। दूसरा कहाँ है इधर आपका, नेगेटिव टू पॉजिटिव P2। अभी बताया था ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब देखो दोनों चार्जेस के भी डिस्टेंस भी यहाँ पे सेम लिए। यहाँ पे खुद ने कहा है यहाँ पे दो डाइपोल है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है, देखो ये भी -q, ये भी +q, ये भी -q, ये भी +q, दोनों के भी डिस्टेंस भी सेम सेम है। तो आपको पता लग गया होगा कि ये भी p आपका डाइपोल मोमेंट है, ये भी डाइपोल मोमेंट है। और जब दो वेक्टर आपके सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, 120 पे काम करते हैं, तो डिस्टेंस का रिजल्टेंट भी उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू के मैग्नीट्यूड के इक्वल ही आता है। तो इट मीन्स ये भी p है, ये भी p है, तो रिजल्टेंट भी p ही मिलेगा। कितना मिलेगा डिस्टेंस, रिजल्टेंट भी आपका p ही मिलेगा। ठीक है, आप उस फॉर्मूले से कर सकते हो, √p1² + p2² + 2p1p2 कोस थीटा से। कोस थीटा की वैल्यू 180 रखना, p1 और p2 दोनों सेम है, रिजल्टेंट आपका p आएगा। अब ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे, यहाँ से 60 डिग्री, ये भी टोटल 60 डिग्री, और एक्सिस आपका ऐसे, तो इट मीन्स एक्सिस से ये 30 डिग्री एंड 30 डिग्री, और एक्सिस पे ही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इट मीन्स रिजल्टेंट जो पी है वो एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा रिजल्टेंट जो टॉर्क है वो आ गया, पी की वैल्यू पी थी, ई की वैल्यू ई, साइन 30 डिग्री, जो ये पी है एक्सिस के साथ कितना एंगल बना, 30, और एक्सिस पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, हाफ। तो हमारा आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट कितना, PE/2। आप अच्छे सॉल्यूशन देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके मैं थोड़ा दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखो डियर स्टूडेंट, ठीक है, पहले P1 और P2 को कंसिडर किया है। ये इधर मान लो आपका P1, ये P2, मतलब PA एंड PC बोला है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद इसका रिजल्टेंट देखो यहाँ पे दिखाई दिया होगा आप लोगों को, ये रहा इसका रिजल्टेंट PR। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 60 डिग्री ऊपर की तरफ, 60 नीचे की तरफ। ठीक है, रिजल्टेंट निकला गया यहाँ पे, आप खुद चेक कर सकते हो, देखो
रखते गए काफ़ी लंबा किया है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा। ये cos थीटा डायरेक्ट वैल्यू मिलो, ये देखो स्टूडेंट, पी रिजल्टेंट कितना आ गया आपका, पी आ गया, ठीक है। और ये एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये देखो एक्सिस कितने 30 डिग्री, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। जैसे एंगल आपका 30 डिग्री बना रहा है, तो ये देखो आपका टॉर्क इक्वल टू क्या हो गया, पी रिजल्टेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और आपका साइन थीटा तो हमें लगा नहीं है, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, यहाँ वेक्टर लगाया हुआ है। तो ये आ गया पी आर ई साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, हाफ पी ई। ठीक है डिस्टेंस। तो ये 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट सेक्शन में हम चलेंगे 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ठीक है डिस्टेंस। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को बार बार देखना।